जय हिंद बच्चों एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस टू ऑल। सभी लोग को भारतीय स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में जो चैप्टर हमारा था कार्बन एंड कंपाउंड्स, उसमें हमने कोवेलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ तक का कवर कर लिया था। आज हम लोग ऑकरेंस ऑफ कार्बन से स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। देखिए, ऑकरेंस ऑफ कार्बन्स में कार्बन दो स्टेट में एग्जिस्ट करता है। फर्स्टली फ्री स्टेट और दूसरा आपका कंबाइंड स्टेट। यानी कि कार्बन के टोटल स्टेट कितने हैं बेटा आपका? एक फ्री और एक दूसरा कंबाइंड स्टेट। अब ये फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट का मतलब क्या होता है कि जो एक्चुअली कार्बन्स का ऑकरेंस का मतलब है कि हमारे नेचर्स में कार्बन कैसे एग्जिस्ट करता है, हमें किस फॉर्म में हम कार्बन्स कंपाउंड्स को यूज करते हैं। तो जनरली हमारे पास दो फॉर्म है। पहला आपका क्या है? फ्री स्टेट। फ्री स्टेट का मतलब होता है जिसमें कार्बन फ्रीली किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट करता है, रिएक्ट करता है। और कंबाइंड मतलब जो वो डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्ट फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे हमारे डायमंड है, डायमंड आपका फ्रीली यानी कि नेचर्स में अकेला एग्जिस्ट करता है और अपना वर्क करता है। सेम एज ग्रेफाइट, बकमिंस्टर, फ्लोरीन, ये जो तीन है आपके हैं। एंड ये जो तीन है आपका डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिंस्टर, फ्लोरीन, ये आपके तीनों फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, ये जनरली किसी से रिएक्ट नहीं करते, अपने आप ये फ्रीली अपना वर्क करते हैं। जो हमारे कंबाइंड स्टेट में है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड्स, यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब क्या है? कार्बन ने दो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन किया है, तो ऑब्वियसली ये फ्रीली नहीं है, ये एक के साथ रिएक्शंस कर रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कंबाइंड स्टेट में। कार्बोनेट, जितने भी कार्बोनेट्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट, ये जैसे लाइमस्टोन दिया हुआ है, तो ये आपके क्या है? या कैल्शियम ऑक्साइड्स है, ये सारे आपके क्या है बेटा? कार्बन कंपाउंड्स है, लेकिन ये कंबाइंड स्टेट्स में पाए जाते हैं, ये फ्रीली नहीं एग्जिस्ट करते हैं। आपके फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेज, ये सारे आपके क्या है? कंबाइंड स्टेट्स में। तो हमने क्या देखा? कार्बन हमारे नेचर्स में दोनों स्टेट में पाया जाता है, फ्री स्टेट में भी और कंबाइंड स्टेट में। फ्री स्टेट में आपका डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर, फ्लोरीन। एंड कंबाइंड स्टेट में कार्बन डाइऑक्साइड्स है, कार्बोनेट्स है और हमारे जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेज, ये सारे आपके बेटा कैसे? कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। Got it? ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं एलोट्रॉप्स की। तो बेटा ये एलोट्रॉप्स होता है क्या? सबसे पहले देखिए, द वेरियस फिजिकल फॉर्म्स इन विच एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट आर कॉल्ड एलोट्रॉप्स ऑफ द एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट्स का, कोई भी एलिमेंट नेचर्स में जितने फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यानी कि मैं सिर्फ कार्बन की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर कोई भी एलिमेंट्स हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे हाइड्रोजन हो, वो जितने जितने फॉर्म्स में हमारे नेचर में एग्जिस्ट करता होगा, जिसको हम यूज कर पाते हैं, हम देख पाते हैं, उन सभी को उसको क्या बोलते हैं? एलोट्रॉप्स। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कार्बन कंपाउंड्स के एलोट्रॉप्स की। तो ऑब्वियसली जितने भी कार्बन कंपाउंड्स जो अलग अलग फॉर्म्स में हमारे नेचर्स में पाया जाता है, जैसे लाइक कोल है, पेट्रोलियम है, या भी हमने देखा गैसेज हैं, ये सभी कार्बन्स के अलग अलग फॉर्म्स है। तो ये सब इसके क्या होते हैं? एलोट्रॉप्स होते हैं। ठीक है, लाइक देखिए यहाँ पे ग्रेफाइट, ये इसके एलोट्रॉप्स हैं। ये आपका डायमंड, ये आपका एलोट्रॉप्स है, यानी जितने भी फॉर्म्स में वो एग्जिस्ट करे। ये देखिए यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिया गया आपका, ये इनका डायमंड का, ग्रेफाइट का इनका स्ट्रक्चर है ये। ओके, ये बकमिंस्टर, फ्लोरीन का स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर्स पे बहुत ज़्यादा वो नहीं करना है, बस ये आपको दिखाने के लिए कि इनका स्ट्रक्चर्स कैसे फॉर्म करता है। ग्रेफाइट यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा ओपन चैन में एग्जिस्ट कर रहा है। डायमंड देखिए कैसे एक क्लोज्ड चैन में पूरी तरीके से एग्जिस्ट करता है, एकदम बंधा हुआ है एक दूसरे से। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है या बच्चे के मन में भी होता है कि सर डायमंड इतना हार्ड क्यों होता है। ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, बिल्कुल एक चैन टाइप का एक कंपोजिट स्ट्रक्चर है, कंबाइंड स्ट्रक्चर है। अब सोचो कोई इतना पकड़ के रखेगा एक दूसरे को, तो भाई कैसे वो फ्रीली हो पाएगा? अगर मान लो इस चैन को ब्रेक करना हो तो क्या वो टूटेगा? ये चैन कितनी कंबाइंड स्टेट में, यहाँ पे बकमिंस्टर, फ्लोरीन देखिए एक चैन टाइप के स्ट्रक्चर में है। इसको हम लोग एक एक करके स्टडी करेंगे। ओके, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा ना एक जो क्वेश्चन पूछा था डायमंड्स के, और डायमंड और ग्रेफाइट में जो डिफरेंस है वो बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। हम लोग डायमंड और ग्रेफाइट के मैंने एक टैबुलर फॉर्म में आपको भी एक डिफरेंस बताने जा रहा हूँ, इसको बिल्कुल तैयार करेंगे आप लोग। ठीक है, देखिए ये आपका सबसे पहले ये डायमंड का स्ट्रक्चर है, ये डायमंड का स्ट्रक्चर है, और ये आपका ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है। सबसे पहला डिफरेंस इनका स्ट्रक्चर से आपको समझ में आना चाहिए। जो इनका फिजिकल स्ट्रक्चर है डायमंड का, ये बड़ा क्लोज और कॉम्पैक्ट होता है, बहुत ही क्लोज स्ट्रक्चर होता है। जबकि ग्रेफाइट देखिए एक फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा है, ये एक फॉर्म्स, ये ऐसा लग रहा है ना अलग अलग फॉर्म्स में। तो ऑब्वियसली इन दोनों के स्ट्रक्चर बहुत बड़ा, ये पूरा जुड़ा हुआ स्ट्रक्चर है, एक तरह से अटैच्ड है,
जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे चैन में स्ट्रक्चर अटैच्ड होता है लेकिन अलग अलग होता है। तो पहला डिफरेंस तो ये दिख रहा है। तो यहाँ पर देखा डायमंड आपका क्या बेटा है, कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है हैविंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रिलियंस। ऑब्वियसली जो डायमंड्स जाना जाता है अपनी चमक के कारण, सबने देखा होगा शीशे जैसा दिखता है लेकिन उसकी जो चमक है, क्यों लोग इतना ज्वेलरी में डायमंड्स के पीछे पागल होते हैं, क्योंकि उसकी जो चमक है, ट्रांसपेरेंसी है ना, वो सबको पसंद आती है। ऑब्वियसली इतना कॉस्टली भी होता है जो नेचर्स में। जबकि ग्रेफाइट क्या है बेटा, एक ग्रेस ब्लैक ओपेक सब्सटेंस है। बिल्कुल आपका देखा होगा काला में ग्रेस ब्लैक है, मतलब प्योर ब्लैक नहीं होता लेकिन ग्रेस ब्लैक टाइप का दिखता है। ओपेक मतलब बिल्कुल आर पार लाइट उसे जा नहीं सकती। तो आपका डायमंड एक ट्रांसपेरेंट होता है जबकि ग्रेस का एक ब्लैक ओपेक सब्सटेंस है। ओके, इसमें देखिए डायमंड में ईच कार्बन लिंक टू 4 अदर नेबरिंग कार्बन एटम्स। यहाँ पे देखिए ये एक है, 1 2 3 4, ये देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर है सब में देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये है ना, ये सभी 4 कार्बन से अटैच्ड होता है। एक कार्बन 4 कार्बन से, फिर एक कार्बन 4 कार्बन से, इस तरह से इनका अटैचिंग होती है। जबकि ग्रेफाइट में क्या है, ईच कार्बन कंटेन टू 3 अदर नेबरिंग कार्बन एटम्स। यानी कि पहला डिफरेंस याद रखिएगा, जो डायमंड क्या होता है, इसके अंदर 4 चैन्स में होते हैं जबकि यहाँ पे 3 नेबरिंग एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए इट हैज़ अ रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ये जो आपको दिख रहा होगा बिल्कुल 3D स्ट्रक्चर होता है। जबकि ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसे दिख रहा है, एक सीट लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पे देख रहे हैं ना, एक इस टाइप के स्ट्रक्चर में, इस टाइप के, ये एक सीट लाइक स्ट्रक्चर है, ऐसे पूरा कंबाइन फॉर्मिंग एन हेक्सागोनल एरो। यानी कि आपका डायमंड एक 3D स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। कैसा पड़ता है, 3D, जबकि ये एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। एक डिफरेंस यहाँ भी याद रखना है कि ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, हेक्सागोनल, जबकि डायमंड आपका एक 3D स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। ऑब्वियसली दे डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। अब बताइए अगर इतना क्लोज स्ट्रक्चर होगा तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स भाग सकता है क्या, भाग ही नहीं सकता। जब इलेक्ट्रॉन्स भागेगा नहीं तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आएंगे कहाँ से, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो बेटा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा, बिल्कुल नहीं सर। तो बिल्कुल डायमंड आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर क्लोज होता है, और स्ट्रक्चर क्लोज होने का इतना कॉम्पैक्ट होता है कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संभावना है ही नहीं। जबकि ग्रेफाइट देखिए ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है क्योंकि इससे कई सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर है ना, ये अलग अलग होने के कारण इसमें से इलेक्ट्रॉन्स भागते रहते हैं, और चूंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनके पास है तो रियली दे आर अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। काफ़ी हार्ड और हेवी होता है। आपको पता है डायमंड्स को काटने के लिए या तो डायमंड यूज किया जाता है या फिर बहुत ही हाई क्वालिटी ग्लास फाइबर्स यूज किए जाते हैं। ऐसे ये नहीं कटने वाला किसी मेटल वेटल से, इतना हार्ड होता है। जबकि ये काफ़ी सॉफ्ट और लाइट होता है इन कॉम्पेरिजन ऑफ डायमंड से अगर हम तुलना करें तो काफ़ी सॉफ्ट होता है, लाइट होता है। तो ओवरऑल ये डायमंड और ग्रेफाइट में मेन डिफरेंस था। क्या क्या है, ये कलरलेस है, ये ग्रेस ब्लैक है, ये आपके 4 नेबरिंग कार्बन से अटैच होता है, जबकि ग्रेफाइट आपका 3 नेबरिंग कार्बन से अटैच्ड है। इनके पास एक 3D स्ट्रक्चर है बेटा, जबकि ये एक हेक्सागोनल एरे फॉर्म करता है। ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर सकता डायमंड, जबकि ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और ये काफ़ी हार्ड और हेवी होता है, जबकि ग्रेफाइट इसकी तुलना में क्या होता है बेटा, सॉफ्ट और लाइट होता है। तो डिफरेंस याद हो गया आप लोगों को, और बिल्कुल इसको याद रहिएगा, एग्जामिनेशन पॉइंट से भी आता रहता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेटा अब इसके यूजेज की, कि इनके यूजेज क्या है। अब यूजेज तो देखने पड़ेंगे ना। तो सबसे पहले डायमंड देखिए, देख रहे हैं ना कितनी प्रीसियस ज्वेलरी दिख रही है। ऑब्वियसली ये जो महंगे ज्वेलरी में, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होता है, काफ़ी हार्ड होता है, काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है, उसके कारण इसके प्रीसियस काफ़ी महंगी ज्वेलरी आती है। ये सब जो आम लोगों के बजट के बाहर है बेटा। इसके अलावा ब्लैक डायमंड्स आर यूज्ड एज कटिंग ग्लास, जो मैंने आपको बोला था ना, इतना हार्ड होता है कि इसको ग्लास या फिर खुद डायमंड को काटने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। लेकिन वो सारे वो आपके वाइट डायमंड्स नहीं, इसमें ब्लैक डायमंड्स होते हैं, उनका यूज़ किया जाता है। याद भी रखिएगा, ब्लैक डायमंड्स आर यूज्ड एज कटिंग ग्लास। ठीक है, नेक्स्ट अब ग्रेफाइट की अगर हम बात करें तो ग्रेफाइट इज यूज्ड, चूँकि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है ना बेटा, इसीलिए इलेक्ट्रोड्स, लुब्रिकेंट्स और लीड पेंसिल्स, हम लोग जो पेंसिल्स लिखने के लिए यूज़ करते हैं उसमें यूज होता है। लुब्रिकेंट्स, कई सारे ऐसे लुब्रिकेंट्स होता है ना, लुब्रिकेंट ऑयल्स, और इलेक्ट्रोड्स जो बैटरी होती है हमारी ड्राई सेल्स, उसके अंदर एनोड और कैथोड्स होते हैं ना, तो उनके जो रॉड्स बनाए जाते हैं बेटा, जिसको एनोड और कैथोड बोलते हैं, इसको एक साथ क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड्स।
तो इलेक्ट्रोड्स बनाने में हो, लुब्रिकेंट्स बनाने में हो, या लीड पेंसिल्स बनाने में हो, उसमें किसका यूज किया जाता है? ग्रेफाइट का। ठीक है, क्यों आप ये देख रहे होंगे इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स विच आर कनेक्टेड, इलेक्ट्रॉन कंडक्टर्स विच आर कनेक्टेड टू पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी आर कॉल्ड कैथोड एनोड। यानी कि इलेक्ट्रोड की जो मैं चर्चा कर रहा था, इलेक्ट्रोड क्या होता है बेटा? ये जैसे अगर मान लो एक बैटरी है, ठीक है, तो आपको पता है बैटरी के दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अगर पॉजिटिव है और नेगेटिव को क्या बोलता है? कैथोड। पॉजिटिव को क्या बोलता है? एनोड। और इन दोनों को एक साथ क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रोड बोलते हैं, है ना। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज इलेक्ट्रोड, तो क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ एन अ टर्मिनल। ओके, इसके अलावा जो हमने बात की थी ना, देखिए लुब्रिकेंट्स, ये आपको दिख रहा है ना, ये आपके लुब्रिकेंट्स हैं, पेंसिल्स हैं, इन सब में इसका यूज किया जाता है। तो यूजेज क्लियर है। अब देखिए एक स्ट्रक्चर आपका फ्लूरीन, बकमिंस्टर फ्लूरीन, हम जिसकी चर्चा कर रहे थे ना, ये बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन ये भी हमारा एक कार्बन का एलोट्रॉप्स होता है। ये देखिए स्ट्रक्चर, ये आपको एक बिल्कुल बॉल टाइप का क्यूबिक बॉल नज़र आ रहा है ना, लेकिन एक जाल नेट टाइप का स्ट्रक्चर है, बिल्कुल बॉल टाइप का स्ट्रक्चर ना। ये भी आपका एक कार्बन का एलोट्रॉप्स है। इसके अलावा इसको C60 कहा जाता है, यानी कि टोटल कार्बन कितने बेटा? 60 कार्बन का स्ट्रक्चर है इसमें, इस चैन में, याद रखिएगा। बकमिंस्टर फ्लूरीन या फ्लूरीन में टोटल कार्बन कितने? 60 कार्बन होते हैं। ठीक है, और एक फुटबॉल के शेप में अरेंज होते हैं, बिल्कुल ऐसे। ये एक तो 60 कार्बन का स्ट्रक्चर है और फुटबॉल के शेप में अरेंज होता है। ठीक है, इसमें क्या बोला जाएगा? इट लुक लाइक जियोडेसिक डोम डिजाइन बाय अस आर्किटेक्टर बकमिंस्टर फ्लूरीन। ये जो पर्सन है, इनका नाम था बकमिंस्टर फ्लूरीन, इसलिए इन्होंने इसको अपने नाम पे ही बकमिंस्टर फ्लूरीन भी कहा। और इन्होंने बोला कि ये 60 कार्बन का एक स्ट्रक्चर है, बिल्कुल जो फुटबॉल अरेंज्ड में है ना, इसीलिए। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, आपको मेन डायमंड ग्रेफाइट से ही क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी बकमिंस्टर फ्लूरीन के बेसिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें कितने कार्बन का स्ट्रक्चर होता है, तो याद रखिएगा 60 कार्बन है और कैसा दिखता है? फुटबॉल टाइप का दिखता है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका वर्सेलिटी, कि कार्बन इतना वर्सेटाइल नेचर के अंदर क्यों होता है, इसके अंदर इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। वर्सेटाइल का मतलब क्या होता है बेटा? कि कार्बन इतने सादे फॉर्म्स में इसके इतने एलोट्रॉप्स पॉसिबल क्यों होते हैं। आखिर ऐसा क्या है कार्बन के अंदर कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर्म कर दी गई है। आखिर कार्बन इतने सारे फॉर्म्स में यूज क्यों होता है, ताकि इतना वर्सेटाइल है तो क्यों है। तो अब हम ये जानने जा रहे हैं, है ना। चलिए तो थोड़ा सा जानते हैं कि कार्बन वर्सेटाइल क्यों है। देखिए सबसे पहले हमने क्या देखा था कि कार्बन जो है बेटा, उसके पास बॉन्डिंग कौन सी होती है? कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो ये जो नेचर है इनका जो नेचर है ऑफ दिस कोवेलेंट्स इनेबल्स कार्बन टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। चूँकि ये शेयरिंग करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं इनके बीच में ना, तो ये आपस में शेयरिंग करके बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स के साथ, बहुत सारे कंपाउंड्स के साथ शेयर करता है। तो एक तो ये रीजन होता है कि इनका जो कोवेलेंट बॉन्ड का स्ट्रक्चर है ना, इसके कारण ये बहुत लंबा कॉम्बिनेशन बना पाते हैं। दैट इज द फर्स्ट रीजन। क्या लिखा है? द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आर रिसेंटली एस्टिमेटेड अबाउट 3 मिलियन। अभी तक अनुमान है कि 3 मिलियन से ज़्यादा कार्बन कंपाउंड्स बन चुके हैं, फॉर्म हो चुके हैं इनके वर्सेलिटी के कारण। आखिर इसके रीजन्स क्या है सर? तो आखिर इसका रीजन कुछ तो होगा ना, तो एक एक करके सारे रीजन्स को देखेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सारा। आखिर ऐसा क्या है भाई कार्बन के अंदर? तो देखिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनका जो स्ट्रक्चर होता है बेटा, टेट्रावैलेंसी और कैटिनेशंस, ये दो वर्ड याद रखना है। सबसे जरूरी चीज़ क्या है? 2 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल आर लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आर कैटिनेशन एंड टेट्रावैलेंसी। अब यहाँ पे 2 वर्ड है, एक तो आपका कैटिनेशन और दूसरा टेट्रावैलेंसी। अब सर ये कैटिनेशन क्या होता है, अब ये टेट्रावैलेंसी क्या होती है? ठीक है, जानते हैं, इसके बारे में भी जानते हैं क्या होता है कैटिनेशन, क्या होता है टेट्रावैलेंसी। ठीक है, तो चलिए पहले कैटिनेशन के बारे में बात करते हैं। कैटिनेशन क्या है बेटा? द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स टू फॉर्म लार्ज मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड कैटिनेशन। ये सिर्फ कार्बन के बारे में नहीं है, किसी भी एलिमेंट्स की वो कैपेसिटी
जिससे वो अपने एटम को ही आपस में कंबाइन कर पाए। यहाँ पे क्या लिखा है, द प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स टू फॉर्म लार्ज मॉलिक्यूल्स, यानी कि छोटे छोटे एटम्स अगर आपस में कंबाइन होकर एक लार्ज मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं ना, तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटिनेशन। व्हाट इज कैटिनेशन? द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ कॉम्बिनेशन एटम। यहाँ पे दूसरे एटम्स की बात नहीं हो रही है। अगर कार्बन है तो कार्बन कार्बन एटम्स को जोड़ने की कैपेसिटी, जो कार्बन कार्बन अपना खुद का फॉर्म चयन करेगा ना, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे बेटा? कैटिनेशन। यानी कि यहाँ पे जो चयन बनेगा वो कार्बन 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 कुछ भी खुद के साथ खुद को जोड़ रहा होगा और एक नया मॉलिक्यूल्स फॉर्म करेगा। उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं बेटा? कैटिनेशन बोलते हैं। लाइक दिस, यहाँ दिख रहा है कार्बन कार्बन कार्बन। अब ये साथ में जो डैश डैश दिख रहा है ना, ये इसके साथ दूसरे मॉलिक्यूल्स अटैच्ड होंगे, हाइड्रोजन जनरली होते हैं। तो ये जो खुद से जुड़ रहा है ना, ये जो खुद से जुड़ रहा है ना बेटा, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटिनेशन। ठीक है, यहाँ देखिए ब्रांच में जुड़ा हुआ है। यहाँ पे सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ शेप्ड में जुड़ेंगे, ब्रांच में जुड़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये क्लोज्ड चैन है पूरा, कार्बन कार्बन ये पूरा एक स्ट्रक्चर बना लिया है इसने, ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर फॉर्म किया हुआ है। तो ये स्ट्रेट चैन में हो सकता है, ब्रांच में हो सकता है, क्लोज्ड चैन हो सकता है, ये सारी पॉसिबिलिटीज है इसके अंदर। ओके, ठीक है। अब देखिए जो कार्बन होता है वो लिंक सिंगल में, डबल में या ट्रिपल बॉन्ड्स में लिंक हो सकता है। बॉन्डिंग आपको पता है, कार्बन कार्बन मैंने कोवेलेंट कंपाउंड्स के समय हमने देखा था कि जो दो इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर करके एक बॉन्ड फॉर्म करते हैं, तो ऑब्वियसली सिंगल मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं। और कार्बन के पास कैपेसिटी होती है कि ये सिंगल, डबल और ट्रिपल तीनों बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, ऑल द 3 बॉन्ड्स। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड का एग्जाम्पल है, कार्बन कार्बन है ना, ये कार्बन कार्बन, ऑब्वियसली यहाँ पे हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। तो ये सिंगल बॉन्ड है। अगर आप सेम एज देखिए डबल बॉन्ड, ये भी आपका सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पे देखिए ये देख रहा है डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड का मतलब ये सिंगल डबल हो गया। सेम एज ये ट्रिपल बॉन्ड में यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड है। ये देखिए ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशंस, यानी कि कार्बन तीनों बॉन्ड में कैपेसिटी कर सकता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये तीनों कैपेसिटी में कार्बन के पास, कंपाउंड के पास ये कैपेसिटी है फॉर्म करने का। ठीक है, अब कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो कैटिनेशन शो करते हैं? हालांकि मेनली हमको कार्बन के बारे में जानना है, तो ऑब्वियसली जिसके बारे में जानना है वो तो है ही भाई फर्स्ट नंबर पे कार्बन। देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक सल्फर मॉलिक्यूल का दिया हुआ है, ये आपके एग्जाम्स में कई बार पूछा गया सल्फर का स्ट्रक्चर। अब ये ऐसे स्ट्रक्चर दिख रहा है, डब्लू टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ये दिख रहा है। ये 1 2 काउंट करोगे टोटल 8 सल्फर है। ये एग्जाम्स में आता भी, ये सल्फर का स्ट्रक्चर बनाइए, तो ये स्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ेगा ना। ये बिल्कुल इस टाइप के स्ट्रक्चर में होते हैं। यहाँ पे सभी पे क्या हो गए? सल्फर होंगे, ये सभी आपके सल्फर है यहाँ पे। ठीक है, डब्लू होता है ना, डब्लू शेप, ये सल्फर, यानी कि एक तो कार्बन है आपका, दूसरा क्या हो गया? सल्फर। कैटिनेशंस कार्बन तो करता ही करता है, सल्फर भी है, इससे क्वेश्चन आया हुआ है। सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन भी याद रखिए। ठीक है, फॉस्फोरस याद रखिए, बस नेम याद रखना है, हमको ज़्यादा नहीं करना। मेन हमको चूँकि स्टडी बेटा कार्बन के बारे में करनी है और 1-2 बार सल्फर के बारे में पूछा गया क्वेश्चंस में, तो याद रखिएगा। मेनली कार्बन, लेकिन नाम याद रख सकते हैं कि कार्बन के साथ साथ सिलिकॉन भी होता है, फॉस्फोरस भी होता है, तो ये सारे आपके स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे स्ट्रक्चर टेट्रा वैलेंसी की। तो सर ये टेट्रा वैलेंसी क्या है? देखिए, चूंकि कार्बन हैज वैलेंसी, कार्बन की वैलेंसी 4 कितनी होती है? 4 होती है ना। अब इस 4 वैलेंसी के कारण, अब देखिए जैसे कार्बन की वैलेंसी 4 होने का मतलब क्या है कि ये इसके पास कैपेसिटी है एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, यहाँ पे इसके पास 4 स्पेस खाली है। अब सोचिए कोई एलिमेंट के पास कोई एक स्पेस हो, लेकिन यहाँ पे इसके पास 4 ब्रांच पॉसिबल है ना, तो ऑब्वियसली जब 4 को आपस में कंबाइन करेगा तो कितने सारे स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकता है। तो चूंकि इसकी वैलेंसी क्या 4 होती है, तो दे हैव कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद 4 अदर एटम्स। यहाँ जैसे यहाँ पे 4 पोजीशंस पे इसके बॉन्डिंग ऑफ एटम्स हो सकते हैं ना,
किसके साथ, इसीलिए अदर मोनोवैलेंट एलिमेंट्स, यानी कि 4 अलग अलग एलिमेंट के साथ ये कंबाइन एक ही टाइम में हो सकता है। एक कार्बन 4 अदर मोनोवैलेंट कंपाउंड के साथ एलिमेंट के साथ ऐड हो सकता है। ये कैपेसिटी किसी में नहीं होती, इसीलिए इसको बोलते हैं टेट्रावैलेंसी, एक साथ 4। जैसे यहाँ पे देखिए, ये जो बेटा कार्बन देख रहे हैं यहाँ पे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, अब ये एक कार्बन 4 अलग अलग मोनोवैलेंट यानी कि 4 अलग अलग हाइड्रोजन के साथ एक ही समय कंबाइन हो सकता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है ना, इसको बोलते हैं टेट्रावैलेंसी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो ही नहीं है कि आपका हाइड्रोजन, यहाँ पे एलिमेंट बदल के क्या आ गया, क्लोरीन। ठीक है, यहाँ पे क्या है बेटा, क्लोरीन। ठीक है, सेम एज, तो ये अलग अलग इलेक्ट्रॉन के साथ एलिमेंट के साथ भी रिएक्शंस करता है। अब देखिए कुछ और भी चीज़ें जानते हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी कंपाउंड्स अपॉन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर्म। जैसे ज़्यादातर क्या होता था, हम जो 19th सेंचुरी से पहले ज़्यादातर या तो डायरेक्टली यूज करते थे प्लांट से या एनिमल से बनाए हुए प्रोडक्ट्स को। कुछ प्रोडक्ट्स हमारे डायरेक्टली होते थे प्लांट से या एनिमल से। ठीक है, जो प्लांट्स और एनिमल्स होते थे ना, जनरली वो ऑर्गेनिक, जो आपके मिनरल्स कंपाउंड्स होते थे उसको क्या बोलते थे, ऑर्गेनिक सब्सटेंस। यानी कि ये जितने भी सब्सटेंस है प्लांट्स या एनिमल्स से, उसको हम एक साथ क्या बोलते थे, ऑर्गेनिक। और कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स, आपसे पूछा भी जाता है कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस का मतलब क्या है, यानी कि जो मिनरल सब्सटेंसेज है, जो आपके या तो प्लांट से मिलते हो, एनिमल से मिलते हो, या ऑर्गेनिक को बोलते हो ऑर्गेनिक। दूसरा हमारा सब्सटेंस क्या है बेटा, इनऑर्गेनिक। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ये क्या है आपके, एक किसी भी चीज़ के सिंथेसिस के लिए ना एक बहुत ही ज़्यादा फोर्स चाहिए होता है। थोड़ा सा इसके पास्ट पे चलते हैं, इसकी हिस्ट्री के अंदर। ठीक है, ये आपका एक जो हिस्सा दिखाया गया है जर्मनी का, आखिर ये क्या दिखा रहा है, ये जर्मनी वर्ल्ड मैप है बेटा। ठीक है, इस वर्ल्ड मैप के अंदर हमारे एक जर्मन केमिस्ट थे जिनका नाम था वूलर। क्या नाम था, वूलर। ठीक है, ये जर्मनी के थे और एक कोई साइंटिस्ट नहीं थे बेटा, ये केमिस्ट थे। एक जर्मन केमिस्ट थे हमारे वूलर, जो जर्मनी के थे। ठीक है, ये फिगर में देख रहे होंगे, ये हमारे वूलर सर थे। ठीक है, इन्होंने 1828 में यूरिया बनाया अमोनियम साइनेट से। सबसे पहले ये क्वेश्चन आ भी सकता है कि फर्स्ट सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या इनऑर्गेनिक कंपाउंड सॉरी क्या था। तो उन्होंने 1828 में ऑब्वियसली इसने इसको फॉर्म किया था और वो बनाया गया था किससे, अमोनियम साइनेट से। क्या बनाया था, यूरिया बनाया था। यानी अगर सबसे पहले पूछा है कि पहला इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो लैबोरेटरी में या आर्टिफिशियल तरीके से बनाया गया, तो वो बेटा क्या है, यूरिया है, जिसको अमोनियम साइनेट से बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1828 के अंदर, और बनाया गया था वूलर सर ने। ठीक है, तो अगर आपसे इन जनरल्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का डेफिनेशन पूछा जाता है तो क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिफर टू ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग सिस्टम एंड नाउअडेज विच कैन आल्सो सिंथेसाइज इन अ लैबोरेटरी। यानी कि जितने भी कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए सब्सटेंस है, जो या तो हमको प्लांट से, एनिमल से मिलता है या फिर लैबोरेटरी में सिंथेसाइज होता है, उन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी कि सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंसी इसकी नहीं है, अब ये लैब में सिंथेसाइज हो जाता है। और ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आजकल हम मैक्सिमम चीज़ें जो यूज करते हैं, फूड प्रोडक्ट्स है, आपके ड्रेसिंग प्रोडक्ट्स है, ये सारे, इन सभी चीज़ में आपके कार्बन कंपाउंड्स यूज होता है, क्योंकि ये लैबोरेटरी के अंदर सिंथेसाइज हो रहा है या आर्टिफिशियल तरीके से बनाया जा रहा है, हमारे बजट के अंदर है। ठीक है, तो इतने सादे, या हमने अभी देखा था कि 3 मिलियन से ज़्यादा एलोट्रॉप्स पॉसिबल होते हैं। दैट इज द रीजन कि दे आर सिंथेसाइज्ड इन द लैबोरेटरी ऑल्सो। और इसमें कहीं ना कहीं वूलर सर का एक बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि फर्स्ट पर्सन्स दे आर सिंथेसाइज्ड यूरिया फ्रॉम अमोनियम साइनेट। तो अब चलते हैं थोड़ा टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तरफ। देखिए, सबसे पहले हाइड्रोकार्बन्स की बात आ रही है। हाइड्रोकार्बन्स मतलब समझ में आ रहा होगा, जिसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन मौजूद हो। हाइड्रोकार्बन्स का मतलब ये हाइड्रोजन और कार्बन। दूसरा आपका हैलो एल्केन्स है, हम लोग आगे जानेंगे इसके बारे में। इसके अलावा एल्कोहल है। ठीक है, अभी बस नाम देखिए, एल्डिहाइड है, कीटोन, विनेगर। ठीक है, तो ये जो आपके टाइप्स है, हाइड्रोकार्बन्स, हैलो एल्केन्स,
अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और विनेगर, इन सब के बारे में हम एक एक करके अगले क्लास में जानेंगे। ठीक है, कि हाइड्रोकार्बन्स क्या है, हेलोएल्केन्स क्या है, अल्कोहल क्या है, एल्डिहाइड क्या है, कीटोन क्या है, विनेगर क्या है, इनका स्ट्रक्चर्स कैसे फॉर्म होता है। कार्बन इन कंपाउंड्स में हमने अभी 2 पार्ट कवर किया था, जिसके अंदर हमने अभी तक उसके एलोट्रॉप्स तक की प्रॉपर्टी कवर कर ली है। हमने ग्रेफाइट के बारे में, डायमंड्स के बारे में सारी चीज़ जानी है। अब हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट कार्बन इन कंपाउंड्स में जो उसके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो टाइप्स है, खास करके हाइड्रोकार्बन्स, एल्केन, एल्कीन और अल्काइन, ये बेटा ये इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं बता नहीं सकता। एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस कवर करने के लिए भी, और अगर 11th-12th में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि साइंस स्ट्रीम में जाना है तो इसको जानना ही जानना है। ठीक है, तो आज के लेक्चर्स में हम लोग मेनली हाइड्रोकार्बन्स, एल्केन, एल्कीन और अल्काइन के बारे में जानेंगे। तो बने रहिएगा, और अगर आप लोग को इसी तरीके से कंटेंट्स अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल्स को, हमें थोड़ी हिम्मत मिलेगी काम करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आज जानेंगे हाइड्रोकार्बन के बारे में। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन्स बेटा है क्या? जो कंपाउंड्स आपका जो कंपाउंड्स है जो जिसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन मौजूद होते हैं, उनको बेटा क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। इन सिंपल यू कैन से दैट कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। ओके, जैसे यहाँ पे देखिए कार्बन है, यहाँ पे कार्बन C डबल बॉन्ड C बनाया है, और यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे स्ट्रक्चर ऐसा है C डबल बॉन्ड C, हाइड्रोजन 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 और एक हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइप के स्ट्रक्चर जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों मौजूद होते हैं ना, उनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए दैट इज द स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बना के दिखाया अभी, ये स्ट्रक्चर होता है इनका। ओके, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर हाइड्रोजन्स पाए जाते हैं बेटा, okay, all organic compounds containing hydrogen along with carbon, they are the fundamental organic compounds also known as parent compound। यानी कि जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ऑब्वियसली ज़्यादातर जो सबसे मैक्सिमम कॉम्बिनेशंस होता है ना, सबसे पहले ये हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन्स ही हैं। ठीक है, इनको इसीलिए पेरेंट कंपाउंड्स भी कहा जाता है। यानी कि अगर बाई चांस एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि कार्बन और हाइड्रोजन के एलोट्रॉप्स तो बहुत सारे हैं, बट पेरेंट्स कंपाउंड्स में कौन से थे बेटा? हाइड्रोकार्बन्स है। यानी कि जितने भी कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन का अटैचमेंट है ना, इनको इनका पेरेंट्स कंपाउंड्स भी कहते हैं, क्योंकि ये सबसे बेसिक्स फंडामेंटल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे। ठीक है, इसीलिए इसको नोन एज, क्या लिखोगे? नोन एज हाइड्रोकार्बन्स। ये आपके क्या है? हाइड्रोकार्बन्स है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए हाइड्रोकार्बन्स छोटा नहीं है, इसके अंदर बहुत ही ब्रीफ है। सबसे पहले हाइड्रोकार्बन्स क्या क्या पॉसिबल हो सकता है? ये आपके ओपन चैन हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि हाइड्रोकार्बन्स का हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट क्या है आपका? ओपन चैन हाइड्रोकार्बन्स, और दूसरा आपका क्लोज्ड या रिंग या फिर साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। जब हम लोग क्लोज्ड की बात करते हैं ना, तो एक्चुअली क्लोज्ड के अंदर रिंग भी शामिल है, आपका साइक्लिक वगैरह सभी, क्योंकि क्लोज्ड का मतलब क्या होता है? एक पैक्ड स्ट्रक्चर जो ओपन ना हो। यहाँ पे देखिए ओपन का मतलब क्या है? जिसके अंदर क्लोज पैक्ड नहीं है, हम लोग देखेंगे एग्जांपल्स अभी। और क्लोज का मतलब ही होता है क्लोज स्ट्रक्चर, बंद पूरी तरीके से। अब देखिए ओपन चैन हाइड्रोकार्बन्स के भी टाइप्स होते हैं। सबसे पहले इसको सैचुरेटेड, और दूसरा क्या होता है बेटा? अभी देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है? सैचुरेटेड ऑर्गेनिक ओपन चैन हाइड्रोकार्बन्स, जो जिसका चैन ओपन होता है, उसके अंदर फर्स्ट पार्ट आपका क्या है? सैचुरेटेड, और दूसरा पार्ट होता है इनसैचुरेटेड एक्चुअली। तो सैचुरेटेड क्या है? ए हाइड्रोकार्बन इन विच द कार्बन एटम्स आर लिंक्ड टू ईच अदर ओनली बी अ सिंगल बॉन्ड। यानी कि याद रखिएगा, सैचुरेटेड में हमेशा बॉन्ड कौन सा होगा? सिंगल। ठीक है, सैचुरेटेड जैसे ही दिमाग में आता है यानी कि सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड मतलब ये वाला बॉन्ड, याद है ना? कार्बन और सिंगल, किसी के साथ भी सिंगल बॉन्ड फॉर्म करेगा तो उसको क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड कार्बन। यानी कि आपसे पूछा जाता है व्हाट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? द कार्बन कंटेनिंग ओनली सिंगल बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड। ठीक है, जिसके एग्जांपल्स बेटा क्या है? एल्केन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ने बार बार इसका नाम सुना होगा कि एल्केन। एक्चुअली एल्केन क्या है? आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, क्योंकि एल्केन जब भी होता है सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है। जैसे ये देखिए कार्बन कार्बन, और इसके बीच में क्या होगा? सिंगल बॉन्ड। ये क्या बेटा? एल्केन है। ठीक है, दूसरा टाइप होता है आपका अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का मतलब ही होता है हाइड्रोकार्बन इन विच द कार्बन एटम्स आर लिंक्ड टू ईच अदर बाय डबल और ट्रिपल बॉन्ड।
देखिए सिंगल बॉन्ड जब हट गया तो इसके अंदर क्या बचे, इसके अंदर 2 बॉन्ड बचते हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। यानी कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में क्या क्या होंगे, जिसके अंदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड शामिल हो वो कैसा होगा, अनसैचुरेटेड, और जिसके पास सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा तो क्या होगा, वो सैचुरेटेड। सिंगल बॉन्ड का एग्जांपल क्या बेटा, एल्केन, और डबल और ट्रिपल बॉन्ड का एग्जांपल होता है एल्कीन और अल्काइन। ठीक है, एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग अभी। अनसैचुरेटेड में क्या होगा, देखिए एल्कीन, और दूसरा क्या होगा, अल्काइन होगा एक्चुअली। देखिए यहाँ पे एल्कीन डबल बॉन्ड और एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि अनसैचुरेटेड 2 पार्ट्स में आपके डिवाइडेड है। फर्स्ट आपका क्या है, एल्कीन, और दूसरा क्या आपका अल्काइन। एल्कीन डबल बॉन्ड, अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड। नाम कैसे याद रखेंगे, एल्केन, एल्कीन, अल्काइन। एल्केन सिंगल बॉन्ड, एल्कीन डबल बॉन्ड, अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड। इसमें नाश देखिए एल के ग्रुप तो कॉमन है ना, ये ENE और YNE याद रखना है। यानी कि डबल बॉन्ड जब भी होगा तो ENE लगाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड जब भी होगा YNE यूज करेंगे, और जब भी सिंगल बॉन्ड होगा बेटा क्या यूज करेंगे, ENE एल के बाद। यानी कि एन, इन और YNE ये इसके सिंबल्स होते हैं, किसका, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का। तो अब एक एक पहले हम लोग सैचुरेटेड को देखेंगे, उसके बाद हम लोग उसकी बात करेंगे। तो हमारा पहला स्ट्रक्चर क्या था बेटा, एल्केन, तो एल्केन को कवर करना शुरू करते हैं। हमारा एल्केन, एल्कीन, अल्काइन है ना। देखिए एल्केन का एग्जांपल्स यहाँ पे दिख रहा है आपको, सिंगल बॉन्ड, एल्कीन डबल बॉन्ड और अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड। ये आपको क्लियरली याद रखिएगा स्ट्रक्चर। एग्जांपल्स अगर पूछा जाता है एग्जाम्स में एल्केन, एल्कीन, अल्काइन को डिफाइन करिए, तो यहाँ पे बेसिक्स एग्जांपल्स आप बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बेसिक्स आप एल्केन, एल्कीन और अल्काइन का इस टाइप का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है, इसका जनरल फार्मूला, अगर ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एल्केन का जनरल फार्मूला याद रखिएगा, CnH2n+2। ठीक है, किसका, एल्केन का होता है। अब ये क्या है, इसका अभी देखते हैं एक एक करके। इसका एल्कीन का होता है CnH2n, और इसका होता है CnH2n-2। कैसे याद रखेंगे बेटा, यहाँ पे N क्या है, यहाँ पे N कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन की लेंथ बताता है। जैसे सपोज अगर कार्बन 1 है तो यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे कार्बन की वैल्यू 1 हो, तो देखो इसी के 1 की वैल्यू हो जाएगी, तो हाइड्रोजन की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 2N दिखा रहा है ना, मतलब 2 × 1 कितना होगा, 2। तो कार्बन 1, हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 + 2, यानी कि 2 + 2 कितना होगा, 4। यानी कि अगर मुझे एक कार्बन हो तो C1H4, तो C चूँकि 1 लिखा नहीं जाता है बेटा, इसको एक साथ क्या लिखते हैं, CH4। आपका मीथेन का फॉर्मूला होता है ना। यानी कि यहाँ पे N क्या है बेटा, कार्बन के नंबर्स है, याद रखिएगा। N यहाँ पे क्या है, कार्बन का नंबर्स, कार्बन नंबर्स। ठीक है, कार्बन के जो नंबर्स है वो यहाँ पे N की वैल्यू बताती है। सेम है CnH2n है। ठीक है, तो CnH2n का मतलब क्या हो गया, अगर कार्बन आपका 1 हो तो यहाँ पे कितना होगा, हाइड्रोजन कितना होगा, 2, यानी कि सिंपल CH2। तो एक्चुअली यहाँ याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड से शुरू है तो यहाँ पे 1 पॉसिबल ही नहीं होता, इसलिए ये स्ट्रक्चर पॉसिबल ही नहीं होता। यहाँ पे स्टार्टिंग होता है 2 से। तो अगर सोचो कार्बन अगर आपका 2 हो तो हाइड्रोजन कितना होगा, 2 × 2 4, यानी कि C2H4 ये स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, S1 आप ट्रिपल बॉन्ड में एल्केन का आपका CnH2n-2 देखिए। तो आपने अगर गौर किया हो, मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। ठीक है, एक चीज़ ध्यान से देखिए, इसके फॉर्मूला को आप कैसे याद रखेंगे। हमने यहाँ पे देखा CnH2n+2 एक सिंगल बॉन्ड था। जब डबल बॉन्ड हुआ तो देखिए यहाँ पे +2 गायब हो गया है, और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो -2, यानी कि आप देख रहे होंगे 2 जो एलिमेंट्स है, इलेक्ट्रॉन्स है ना, 2 की संख्या कम होती जा रही है। यानी कि जो ये फॉर्मूला है उसमें से यहाँ पे क्या करिए, हाइड्रोजन में से -2 कर दीजिए और फिर इसमें से -2 करिए। तो देखो अगर +2 में से -2 करेंगे तो क्या बटेगा, जो 0 हो जाएगा ना, इसलिए CnH2n है। और फिर इस 2n में फिर से -2 हुआ, यानी कि 2 और कम हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, CnH2n-2। यानी कि आपको एक तरह से 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कम हो रहा है। जितना एल्केन में है उसमें से 2 कम करिए तो CnH2n, और 2 और माइनस कर दिया तो क्या बचेगा, CnH2n-,
2। तो इस तरीके से आप लोग एल्केन, एल्कीन और अल्काइन का जनरल फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं। ये बस याद करने के लिए मैंने बोला है आपको। देखिए जो अल्काइंस होते हैं, अभी मैंने आपको बताया भी था, 2 हाइड्रोजन लेस एज कंपाउंड कॉरस्पॉन्डिंग एल्कीन्स एंड 4 हाइड्रोजन एज कंपेयर टू। अगर आप कंपेयर करें एल्केन या एल्कीन से, तो एल्केन से इसके पास डबल बॉन्ड में, यानी कि एल्केन की तुलना में एल्कीन को क्या बेटा 2 हाइड्रोजन कम है, और अगर एल्केन से अल्काइन का कंपेयर करें तो इसके पास टोटल 4 हाइड्रोजन कम हो रहा है। अगर बाई चांस एग्जाम्स में कंपैरेटिव क्वेश्चंस आ जाता है तो इसके तुलना में एल्केन से इसके पास टोटल 4 हाइड्रोजन लेस है, इसको कितना कम है 2 लेस है। अगर आपका एल्कीन से कंपेयर आता है तो इससे इसको 2 कम है ना, और इसके पास 2 ज़्यादा है। तो ये कंपैरेटिव वैल्यू याद रखिएगा, है ना। हाइड्रोजन्स की संख्या एल्केन से एल्कीन को 2 कम और इससे 2 कम, और यानी कि एल्केन से कंपेयर किया तो 4 कम हो जाएगा, एल्कीन से 2 कम होगा। तो इस तरीके से आप याद करोगे, ठीक है। और ये जनरल फॉर्मूला याद रखेंगे क्योंकि ये पूछा जाता है आपके बार बार। अभी मैंने बताया था कि एल्केन्स के अंदर क्या है, जो ANE है बेटा वो क्या बताता है, सिंगल बॉन्ड को इंडिकेट करता है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि एल्केन्स के अंदर मेन जो वर्ड है आपको याद रखना है एन, ANE, एन। अगर एन बोला जाए एल्केन, ANE क्या बताता है, सिंगल बॉन्ड को, ठीक है। जिस तरह से ENE क्या बताता है बेटा, डबल बॉन्ड को, और सेम एज YNE क्या बताएगा, ट्रिपल बॉन्ड को। तो ये मेन जो सिंबल होता है ANE, ENE और YNE होता है, जो डबल, सिंगल और ट्रिपल बॉन्ड को बताते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो है ना ALK, एल्केन के अंदर जो ALK है वो सब के लिए कॉमन है, क्योंकि चेंज क्या हुआ था, अभी तो हमने बोला था ना, एल्केन, एल्कीन, अल्काइन, ANE, ENE और YNE चेंज होता है, ALK तो सब में कॉमन है, ठीक है। ये जो आपका क्या है, इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ कॉमन एटम्स एंड इट कॉल्ड द रूट वर्ड, यानी कि जो एल्क है ये क्या बोलते हैं बेटा, ये रूट वर्ड बोलते हैं इसको। रूट मतलब जड़ नहीं, लेकिन यहाँ पे जड़ मतलब वही है कि बेसिक्स जो चेंज नहीं होता है, तीनों में कॉमन होता है। जैसे रूट्स कई सारे ब्रांचेज हो जाए, रूट्स तो कॉमन होता है ना बेटा, सेम एज ये भी रूट वर्ड्स है जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को बता रहा है। यानी कि एल्क बोलते ही यहाँ पे कार्बन क्लियर हो जाता है, और बाकी जो इसको रूट वर्ड बोला जाता है, ENE, YNE और ANE, ENE और YNE क्या बताते हैं, इसके बॉन्ड्स को बताते हैं, ओके। थोड़ा सा रूट वर्ड समझते हैं हम लोग, है ना। ये टेबल्स याद, मैंने एक टेबल बनाया आप लोगों के लिए ताकि आपको याद करने में आसानी हो। जब रूट वर्ड्स में, ये आपके देखिए ये टैबलर है, एक कार्बन हो तो उस रूट वर्ड को क्या बोलते हैं, मीथ। अब जैसे अगर इसी रूट वर्ड के साथ अगर बॉन्ड भी लगा होता तो क्या होता है, मीथेन। आप लोग बोलते हैं ना CH4 मीथेन, सिंगल बॉन्ड होता है। तो क्यों, तो ANE तो आपका क्या बता रहा है, सिंगल बॉन्ड, और ये मीथ क्या बता रहा है कि एक कार्बन है। जब भी कार्बन एक होगा तो उसका रूट वर्ड क्या है, मीथ, और उसके साथ अगर सिंगल बॉन्ड हो तो उसी को बोलते हैं मीथेन, ठीक है, क्योंकि एक कार्बन और बाकी सिंगल बॉन्ड्स, ठीक है। अगर आपके 2 कार्बन होते हैं तो बेटा उसको बोलते हैं ईथ। देखो ईथ, ये आप इन सबको थोड़ा सा आपको रिमेंबर रखना पड़ेगा। अगर एक कार्बन तो मीथ, 2 कार्बन तो ईथ, सेम एज अगर 3 कार्बन है बेटा तो उसको क्या बोलेंगे, प्रोप, ठीक है। क्या बोलेंगे, प्रोप। 1 कार्बन मीथ, 2 कार्बन ईथ, 3 कार्बन प्रोप, 4 कार्बन क्या बोलेंगे, ब्यूट, ठीक है। अब ये सब के आगे डैश ये बता रहा है किसके आगे, जैसे मीथ के आगे ANE मैंने जोड़ा था ना, इसके आगे और भी कंबाइंड होंगे, इनके जो बॉन्ड्स के हिसाब से जो है ना वो कंबाइंड होगा, इसलिए इसके आगे डैश दिया गया। सेम एज 5 कार्बन हो तो आप उसको पेंट बोलते हैं। तो इन सबको याद रखिएगा, मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट। 6 होगा तो हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, नोन एंड देन डेक, ठीक है। पेंट 5, हेक्स 6, हेप्ट 7, ऑक्ट 8, नोन 9 और डेक 10। तो ये कम से कम 10 तक आपको रूट वर्ड याद रखने हैं। 1 कार्बन मीथ, 2 कार्बन ईथ, 3 कार्बन प्रोप, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेंट, 6 कार्बन हेक्स, 7 कार्बन हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नोन एंड 10 डेक। तो ये सारे रूट वर्ड्स हैं। जब आप नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, कार्बन्स का नेम लिखना सीखेंगे, जनरल नेम नहीं, ऑर्गेनिक नेम, उसका केमिकल नेम, तो ऑब्वियसली ये सारे रूल्स में आपको याद रखना पड़ेगा, उसके बिना आप लिख नहीं पाएंगे। तो इन सबको याद रखिएगा बेटा, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं।
अब देखिए थोड़ा सा हम लोग देखने जा रहे हैं फॉर्मेशंस ऑफ हाइड्रोकार्बन। आखिर हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशंस होता कैसे होगा। जैसे देखिए यहाँ पे मीथेन का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे टोटल एलिमेंट कितने देख रहे हैं, C2। देखिए थोड़ा सा समझिएगा, मीथेन का स्ट्रक्चर ये होता है H, ठीक है। अब चूंकि ये कार्बन्स है ना, हमने पढ़ा था कि कार्बन आपस में चैन बनाता है। अगर सोचो ये कार्बन यहाँ से अपने आप को हटा दे और यहाँ पे क्या करें, एक कार्बन और अटैच्ड हो जाए, है ना, एक कार्बन अटैच। और जब ये कार्बन अटैच्ड होगा तो आपको पता है कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, इसके 4 चैन और होंगे, तो ऑब्वियसली इसके जो बाकी जो टेट्रावैलेंसी होती है, हाइड्रोजन्स तो आएंगे ना, ठीक है। तो देखो ये जो स्ट्रक्चर बना तो क्या है, एट द नंबर ऑफ कार्बन इन दिस मॉलिक्यूल इज 2। जैसे ही कार्बन 1 से 2 हुआ तो वो मीथ से क्या हो गया, ईथ बन गया। हमने क्या देखा था, 2 कार्बन अटैच्ड हो गए। अच्छा एक चीज़ मैं और आपको सिखाता हूँ, काउंट करना है। जब भी आप लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे याद रखिएगा, कार्बन का जो ये 4 भुजा है ना, ये जरूर पूरा होना चाहिए बॉन्ड्स में। अब कैसे काउंट करेंगे, देखिए एक कार्बन है ना, तो 1 1 2 3, ये 3 हाइड्रोजन से जुड़ा, लेकिन चौरा कार्बन से ही जुड़ा है। हमको बॉन्डिंग काउंट करना है, किससे जुड़ा फर्क नहीं पड़ता, बट 4 पूरा होना चाहिए। सेम है, देखिए अगर इधर भी काउंट करें तो 1 2 3, और ये चौथा इसके लिए भी कॉमन हो जाएगा, क्योंकि इससे भी तो कार्बन अटैच्ड है ना, तो भले ये कॉमन है लेकिन है तो दोनों का 4। इसीलिए कभी भी कार्बन्स का ना टेट्रावैलेंट स्ट्रक्चर जरूर बनना चाहिए, ये किसी भी हालत में। तो काउंट कैसे करेंगे, जैसे भी शुरू करिए 1 2 3, एक ये 4, इधर से भी देखिए 1 2 3 और 4। तो हमेशा 4 स्ट्रक्चर तो फॉर्म करेंगे। अगर 4 नहीं बनाना तो आपने स्ट्रक्चर गलत बनाया है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये बेटा क्या बन गया, देखो वो मीथेन था लेकिन सिंगल बॉन्ड है, तो 2 कार्बन हुआ तो ईथ, और सिंगल बॉन्ड है तो ANE। तो 1 कार्बन था तो मीथेन था, अब 2 कार्बन हो गया तो हमने क्या देखा वर्ड रूट में, ईथ, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या बोलेंगे, ईथेन, ठीक है। तो इस तरीके से ना नेम बना सकते हैं आप लोग आसानी से, ठीक। अब देखिए अभी 2 कार्बन का है, ये क्या है बेटा, ये इथेन का स्ट्रक्चर है ना, ये वाला। अब देखिए एक बार फिर से मैं थोड़ा आपको समझाता हूं। यहां पे देखिए ये स्ट्रक्चर आपका इथेन का है। अब देखिए ये इथीन कैसे बनेगा, ये यहाँ पे था, देखिए और से देखिए ये स्ट्रक्चर है, ये जो ब्लू लाइन से दिखाया गया, इन दोनों हाइड्रोजन्स को रिप्लेस किया जा रहा है। अब देखो ये 2 हाइड्रोजन्स रिप्लेस हो गए, यहाँ पे स्पेस है, हाइड्रोजन तो है, गायब हो गया। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ से गायब हुआ वो क्या बनाया बेटा, एक्चुअली अब ये तो बॉन्ड बनाना था, ठीक है, लेकिन वो बॉन्ड नहीं बना तो इसके इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ना, तो इन्होंने एक नया बॉन्ड फॉर्म कर लिया, क्योंकि वो सिंगल से अटैच थे ना। यहाँ पे देखो ये सिंगल से अटैच्ड है, अब ये हटेंगे तो इसके इलेक्ट्रॉन्स, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन्स एक एक जो शेयर किया तो वो हटाएगा, बट कार्बन का एक एक शेयर इलेक्ट्रॉन तो बचा हुआ है ना, तो वो शेयर इलेक्ट्रॉन से वो क्या करता है, एक डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। तो ये जो एक डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ, ठीक है, एज द सिंगल बॉन्ड हैज बीन रिप्लेस्ड बाय अ डबल बॉन्ड दैट इज कॉल्ड इन। अभी हमने देखा था ना, ANE सिंगल बॉन्ड, ENE डबल बॉन्ड। जैसे ही ये हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ तो इसने ये कार्बन के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे ना आपस में क्या बने बेटा, एक डबल बॉन्ड फॉर्म कर लिए। और अब यहाँ पे नेम बदल जाएगा, कार्बन तो 2 है लेकिन बॉन्ड 2 हो गया, तो इसी को क्या बोलेंगे, इथीन बोल देंगे। अब ENE ना डबल बॉन्ड के लिए, इसलिए 2 कार्बन ईथ और डबल बॉन्ड ENE, इथीन हो जाएगा। ये क्या बोलेंगे इसको, देखो इथीन बोलेंगे इसको। बात समझ में आ रही है कैसे इथीन बना है, यहाँ से 2 हाइड्रोजन रिप्लेस्ड हुआ, हटा, और ये 2 हाइड्रोजन में जो कार्बन के ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे ना, इन्होंने एक नया बॉन्ड फॉर्म कर लिया। और चूंकि बॉन्ड फॉर्म जैसे ही डबल होगा तो उसको नेम क्या बोलते हैं, ENE, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इथीन बोलेंगे। थोड़ा सा देखिए, अभी आप लोग पहली बार इसको स्टडी कर रहे होंगे, जहाँ भी दिक्कत हो तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, ठीक है, रिपीट करके देखिएगा, आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए अब ये स्ट्रक्चर फिर से, ये इथेन का स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को दोबारा यहाँ से हाइड्रोजन हटा, एक बॉन्ड बनाएगा, क्या बनाएगा, देखिए डबल बॉन्ड, इथीन था ना। अब इस इथीन में ना इस हाइड्रोजन को भी हटा रहे हैं, ये इथीन तो बन गया। अब देखिए ये जो हाइड्रोजन था ना,
अब ये ऊपर लगा हुआ था ना, इस हाइड्रोजन को भी रिप्लेस किया जा रहा है। अब इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा तो बेटा फिर से जब ये हाइड्रोजन हटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ जो कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर्स किया था वो तो बचेगा ना, तो वो क्या करेगा, एक और नया बॉन्ड फॉर्म करेगा। देखो कैसे, ठीक है, और ये बॉन्ड फॉर्म करेगा तो बनाया क्या, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, यानी कि एक ही स्ट्रक्चर देखिए कैसे रिप्लेस्ड हो रहा है। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, देखो कार्बन 2 है तो ईथ तो है, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या था बेटा, वाई तो क्या होगा, इथाइन बन जाएगा। कैसे बनेगा, इथाइन बन जाएगा। जैसे ही सिंगल बॉन्ड रिप्लेस हुआ एक ट्रिपल बॉन्ड से, दे आर फॉर्मिंग वाई इथाइन। तो देखिए एक ही इथीन भी बना, इथीन के 2 हाइड्रोजन हटे तो बेटा इथीन बना लिया, और ये 2 हाइड्रोजन हटे तो क्या बनाया, इथाइन बना दिया। आ रही बात समझ में। अब देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर आप काउंट करके देख सकते हैं, कार्बन का टेट्रा वैलेंसी है कि नहीं, तो 1 बॉन्ड ये और 3 बॉन्ड ये, 4, इसका भी 3 बॉन्ड ये और 1 बॉन्ड ये, टोटल 4। तो कभी भी देखेंगे टेट्रावैलेंट स्ट्रक्चर वो बना के रखता है अपना। तो इस तरीके से इथेन, इथीन और इथाइन में कन्वर्ट हो जाता है। ये स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस जरूर करिएगा, कैसे इथीन बना और कैसे इथीन आपका इथाइन बन रहा है। ठीक है, कैसे रिप्लेस्ड होगा। चलिए अब हम लोग एल्केन के जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स उसके बारे में जानेंगे। तो आज की क्लास में इतना रहने देते हैं, फिर इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।